क्लासिफिकेशन ऑफ रिवोल्ट। चलो, यानी रिवोल्ट्स को अगर आपको क्लासिफाई करना होगा तो कितने टाइप के रिवोल्ट है, इसमें एक एक करके पढ़ना होगा। मैं एक एक इकट्ठा नहीं लिखवा रहा हूं, सीधे लिखवा देता हूं आपको। पहला रिवोल्ट डालो, सिविल रिवोल्ट। सिविल रिवोल्ट, सिविल रिवोल्ट, नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह मतलब सिविलियन जो लोग थे उन्होंने कौन कौन से रिवोल्ट किए। ठीक है, शुरू करें। कई सारे रिवोल्ट हैं तो मैं आपको पॉइंटर देता हूं आपके काम काम के। ठीक है, चलो पहला आ जाओ, सन्यासी रिवोल्ट। इसके अंदर ये हेडिंग हो गई, इसके अंदर के 1 2 3 4 5 6 चलेंगे आगे, फिर आगे हेडिंग बताऊंगा कौन सा रिवोल्ट है। समझ में आया? चलो पहले लिखो सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट, मैं गूगल पे आ जाता हूं, बहुत फेमस रिवोल्ट है सन्यासी रिवोल्ट। पहला रिवोल्ट, इंडियाज फर्स्ट रिवोल्ट, इंडियाज फर्स्ट रिवोल्ट, भारत का सन्यासी रिवोल्ट, भारत का प्रथम रिवोल्ट, प्रथम है आपका सन्यासी रिवोल्ट। सिविलियन रिवोल्ट ऑब्वियस नाम तो सिविलियन लिख रहे हैं, टाइम लिखिए 1763, 1763 का रिवोल्ट है, 1763 लिखो। 63 क्या लिखा, इधर छोड़ो, जो लिखवा रहा वो लिखो, वो गूगल के चक्कर में नहीं, बस आप जान लो क्या होता है इसमें। फोटो तो देखिए, ये इमेज केवल खुला जो है सामने, दैट्स ओनली फॉर द इमेज, बस कुछ नहीं, बाकी कंटेंट मत उठाना यहां से कुछ भी। गूगल सब ऐसे 1776, एक्चुअली ये ड्यूरेशन 63 से लेके 1700 क्या लिखे हो 1763, 63 से 1800, करीब 25-26 साल चला है। ठीक है, तो उसने कोई एक उठाया। ठीक है, तो नाम है सन्यासी रिवोल्ट, इंपॉर्टेंट है, बस आप चेहरे याद रखना, इमेज के लिए खुलता है सामने। ठीक है, तो इसमें सन्यासी नाम है, सन्यासी, तो सन्यासी समझते हैं कौन होते हैं? हाँ, तो ये उन लोगों का रिवोल्ट। तब लिखेगा, कुछ वर्ड लिखे हो, लिखो। सेटअप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन बंगाल, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के कारण, सेटअप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन बंगाल डैश, देयर टैक्सेशन पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, उनकी जो कर की नीति थी उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया बंगाल में। टैक्सेशन पॉलिसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इन बंगाल की बात हो रही है। और दिक्कत ये हुई कि 1770 में बंगाल में ना बहुत तगड़ा आ गया अकाल। देखो, ऑन द सेम टाइम 1770, 1770 में बंगाल फेस अ ह्यूज फेमाइन, बंगाल ने एक बहुत तगड़ा अकाल का सामना किया। रीजन समझ रहे हो, एक तो खुद की पॉलिसी थी, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा था, और एक साथ साथ क्या आ गया, 1770 का स्टार लगाना बहुत काम का ही है। 3 अकाल आएंगे, उससे पहला ही हो गया, 1770 का फेमाइन आ गया। इन तीनों सिचुएशन में से इंडियन की इनकम ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ऑन द सेम टाइम ध्यान रखना, अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी लेकर के आते हैं, और उस पॉलिसी में उन्होंने रिलीजियस टैक्स लगा दिया। समझे कि अगर आपको किसी धार्मिक जगहों पे जाना है, रिलीजियस प्लेस पे, देन यू हैव टू पे सम टैक्स। ये पॉलिसी इस समय की लाई हुई है, लिखिए। इन दिस सिचुएशन ब्रिटिशर्स इंप्लीमेंटेड अ न्यू लॉ टू पे रिलीजियस टैक्स। सेम समय अंग्रेजों ने एक नया धार्मिक कर लगा दिया। मतलब समझ रहे हैं, अगर आपको मंदिर जाना है तो आपको क्या देना होगा, टैक्स। लॉजिक बात है, जब आप परेशानी होते हैं तो कहां जाएंगे, मंदिर। अरे जब परेशान होते हो भगवान के पास जाते हो यार, और भगवान के गेट पे एक बंदा खड़ा है जो आपसे 10-10 रुपए ले रहा है। सिचुएशन समझ रहे हो? तो लॉजिक, अब देखो यहां पे कनेक्शन किसका आ गया, भगवान का। तो भगवान के जो भक्त है वो कौन है, सन्यासी लोग होंगे कि नहीं होंगे, ये वहां से लिंक हो रहा है। अब आया समझ में? लिखो, दैट्स वाई मैक्सिमम, यहां पे सन्यासी ही लिखिएगा, यही रीजन था अधिकांश सन्यासी स्टार्टेड अ रिवोल्ट, मैक्सिमम सन्यासी लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, रिवोल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ध्यान रखना, एक बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, जहां से हमने उठाया है वंदे मातरम। बुक का नाम आनंद मठ, सुने हो? नहीं पता? आनंद मठ, उस पूरी आनंद मठ की जो स्टोरी है वो इसकी थीम यही है, सन्यासी रिवोल्ट है। स्टार करके लिखना, इस बात को स्टार करो, बहुत इंपॉर्टेंट। द थीम ऑफ आनंद मठ, द थीम ऑफ आनंद मठ, आनंद मठ का विषय is based on
दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह पर आधारित है। स्टार लगाना बहुत फेमस है प्रीलिम्स के लिए। आनंद मठ का जो थीम है, यहीं से हमने क्या उठाया पता है तो ठीक है, नहीं से लिखो अडॉप्टेड वंदे मातरम, यहीं से हमने वंदे मातरम उठाया है। समझ में आ गया? आनंद मठ की थीम स्टार, कई यूपी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पहला रिवोल्ट। अगला फकीर रिवोल्ट। फकीर रिवोल्ट, नाम है फकीर, इंपॉर्टेंट डिटेलिंग होगी मैं बताऊंगा, वरना पॉइंटर में लिखते चलेगा। फकीर रिवोल्ट 76 का रिवोल्ट है, 1776, 1776 का रिवोल्ट है। बंदे का नाम है मजमून शाह, मजमून शाह, मजमून शाह। देन 76 सेम ईयर 1776, बंदे का नाम मजमून शाह। और लीडर लिख लिया मजमून शाह। उसके बाद एक और लीडर का नाम है, वो है चिराग अली। मजमून शाह के बाद एक और लीडर का नाम है चिराग अली, चिराग अली। ये ध्यान से, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मजमून शाह, चिराग अली, ये दो लीडर हैं। ठीक है, चिराग अली स्टार लगाना। अगर आपसे पूछे कभी फाउंडर का नाम तो ये नाम आएगा, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, चिराग अली, डन। और फिर इस विद्रोह को बहुत तेजी से दबाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीगर रिवोल्ट। नेक्स्ट रिवोल्ट पॉलीगर, थर्ड रिवोल्ट है पॉलीगरों का रिवोल्ट, POLY, पॉलीगर रिवोल्ट, पॉलीगर लोगों का रिवोल्ट। तो पहली चीज है साउथ इंडिया, मैंने बताया पॉलीगर आपको कहां के थे, साउथ इंडिया के जमींदार थे ना, यानी उनका रिवोल्ट है, सीधी बात है। मैंने तुमको बताया था, अच्छा जमींदार लोग क्यों रिवोल्ट, ये तो जमींदार हो गए ना। अरे यार ये तो जमींदार हो गए ना, कलेक्ट कर रहे पीछे लैंड होल्डर में इनका नाम आया था, ये क्यों करेंगे रिवोल्ट, इनको तो फायदा था। बिल्कुल याद है, परमानेंट सेटलमेंट। अगर आप शाम तक पैसा नहीं जमा करेंगे तो आपको आपकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ये वो लोग थे जो हट गए थे। समझ में आ गया होगा आपको? बिल्कुल सही, वेरी गुड, लिख लीजिए। कलेक्शन ऑफ टैक्स इज द मेन रीजन, करों का संग्रहण मुख्य रीजन क्या था इसमें, कलेक्शन ऑफ, करों का संग्रह। कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, करों का संग्रहण, ये मेजर रीजन था इन लोगों का। ठीक है, सितंबर 1799 में पहली वॉर है, सितंबर 1799 में पहली फाइट हुई है पॉलीगर और ब्रिटिशर्स की। बंदों का नाम थोड़ा सा ध्यान से, कट्टा बोम्मा नायक। फर्स्ट फाइट में जिनका नाम आएगा उनका नाम है KATTA BOMMA, कट्टा बोम्मा नायक। ध्यान से, ये पहले हो गए कट्टा बोम्मा नायक। दूसरा है SUBRAMA सुब्रमण्या, सुब्रमण्या पिल्लई, सुब्रमण्या पिल्लई, ये हुए पहले के, 1799 का पहला है। ठीक है, दूसरा सेकेंड फाइट 1800 में होती है, दूसरी फाइट 1800 में सेकेंड फाइट है, 1800 में सेकेंड फाइट है, नोट करते चल रहे हो, सेकेंड फाइट 1800 में। और इसमें नाम आएंगे मारुडू पांडियन, ध्यान से भाई, मारुडू, मारुडू पांडियन, ये हुए पहले मारुडू पांडियन। और दूसरा नाम आएगा गोपाल नायक, मारुडू पांडियन और गोपाल नायक, ये दो हैं सेकंड पॉलीगर जिन्होंने फाइट में इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। ठीक है, और फाइनली लिखो 1801 साइंड अ ट्रीटी, 1801 में ट्रीटी साइन कर ली, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। 1801 में कहानी खत्म। नेक्स्ट आइए, पाइका रिवोल्ट, पाइका PYKA, पाइका रिवोल्ट। पाइका मैंने उधर भी आपको बताया होगा, याद है कुछ, पाइका लिखे, उड़ीसा का रिवोल्ट है पाइका। उड़ीसा में बेसिकली पाइका कौन होते थे पता है, पाइका ऐसा समझो, पाइका कौन होते थे,
तो पाइका वो ऐसे सोल्जर होते थे, सैनिक होते थे, जो सैनिक वॉर टाइम में हेल्प करते थे। किसकी हेल्प करते थे? ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे। समझ में आया? होता कुछ इस तरीके से, कुछ रूल के हिसाब से। पाइका बहुत फेमस है। पाइका थे कौन? अब कहानी ये थी कि 1833 में एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट में इन लोगों को इनकी जॉब से निकाल दिया गया। तो लॉजिक बात है, एक ये पाइका वाले बंदे, एक आगे आएगा गडकरी साहब। गडकरी जानते हैं? तो गडकरी जो है वो, ये दोनों वही सोल्जर होते थे जो ब्रिटिशर्स लोगों की हेल्प करते थे फाइट में। 1833 का एक्ट होता है, उस एक्ट में इनको बोल दिया गया अब आप हेल्प नहीं करेंगे। तो लॉजिक बात है, अगर सोल्जर आदमी लड़ाई नहीं करेगा तो करेगा क्या? सीधी बात है। तो लास्ट ऑप्शन इनके पास था रिवोल्ट करने का। क्लियर हो गया? तो ये रीजन था। ठीक है, जॉब गई, तो जॉब से जब ये खत्म हुए तो इन्होंने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। पाइका बंदों के नाम इंपॉर्टेंट है। जगबंधु, 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 ये है पाइका। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। जगबंधु बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट रिवोल्ट, फैराजी रिवोल्ट। फैराजी, फैराजी रिवोल्ट, फैराजी। फैराजी के जो लीडर उसका नाम लिखो, हाजी शरीयतुल्ला। हाजी शरीयतुल्ला। ये नीट तो है नहीं ना इसकी, उस पर ही आ जाता हूं। हाजी शरीयतुल्ला। हाजी शरीयतुल्ला, हाजी शरीयतुल्ला, SHARIY है, शरीयतुल्ला। ये है लीडर इसके। इन्हीं के पुत्र का नाम है, ध्यान से, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो नाम है दादू मियां। यही है इनके सन। स्टार लगाना भाई, बड़ा फेमस क्वेश्चन है दादू मियां को लेके। दादू मियां हाजी शरीयतुल्ला साहब थे, जिनके पुत्र हैं दादू मियां, लीडर। मूवमेंट चलाया गया ये। ठीक है, रीजन ऑलमोस्ट सबके वही हैं जो आप चल रहे हैं। ठीक है, सब सेम है लीडर। चलो, ईयर फैराजी का वही अराउंड चल रहा है, 1819 के आसपास का, 1819। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिवोल्ट, चेनम्मा रिवोल्ट। नेक्स्ट रिवोल्ट है आपका चेनम्मा विद्रोह। चेनम्मा विद्रोह बहुत फेमस है। दो तीन चीजें। पहला, कहां का रिवोल्ट है? तो ये रिवोल्ट है कित्तूर का। नोट कर लीजिए, कित्तूर, तमिलनाडु। कित्तूर की रानी है चेनम्मा। कित्तूर का रिवोल्ट है, 1824 का रिवोल्ट है। कित्तूर कर्नाटक में। कर्नाटक में रानी चेनम्मा कित्तूर की रानी थी। ईयर है 24। एक्चुअली अंग्रेज ना अभी ब्रिटिशर्स खाए थे, मैं तो ब्रिटिशर्स उसमें बताता तुमको। 1850 ऐसा समझो, कुछ इस तरीके से समझो। 1857 जो है ना, इस 1857 पॉलिसी का मुख्य जो मेन रीजन है वो है एडॉप्शन पॉलिसी। एडॉप्शन पॉलिसी, ध्यान से। एडॉप्शन पॉलिसी का क्या मतलब हुआ कि जो ब्रिटिशर्स लोग गोद लेते थे, गोद लेने का मतलब समझते हो? अंग्रेज लोग जो राजा जो इंडिया के होते थे, वो बच्चे को गोद लेते थे। अंग्रेजों ने बहुत इंपॉर्टेंट नस पकड़ी थी उस समय। कुछ इस तरीके से समझो, जैसे जो उस समय के राजा होते थे, उनकी जो शादी होती थी, वो शादी होती थी काफी लेट। भाई आपको पता है, औरंगजेब या उसके पीछे के जितने भी राजा हैं, बहादुर शाह जफर, ये लोग 67 68 में राजा बने हैं। समझ रहे बात को? तो मैक्सिमम जो रियासतें होती थी, उनके जो राजा होते थे वो 50 प्लस में राजा बनते थे मोटा मोटी। तो राजा होते थे, लॉजिक है, उसके बाद उनकी जनरली शादी होती थी।
तो जब शादी लेट होगी तो ऑब्वियस बात है जो बेबी होता है उसको होने में चांसेस कम होंगे। तो मैक्सिमम इंडिया, आप ऐसे समझो कि इंडिया के मैक्सिमम जो है उसका करीब 80% नॉर्थ इंडिया के किंग, उनके खुद के बच्चे नहीं थे। अब हुआ क्या, जब खुद के नहीं होंगे तो ऑब्वियस बात है, ये चूंकि राज्य तो चलाना है ना, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को पकड़ा, साहब ये डलहौजी की पॉलिसी है, अंग्रेजों ने पकड़ा कि अडॉप्ट पॉलिसी में रूल ये है कि जो किंग है इसने अगर किसी लड़के को अडॉप्ट किया और इस किंग की होती है डेथ, तो ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है ये नहीं होगी। इस पे एक एक्ट बन गया। इसका फायदा क्या है, सीधी बात, इसका मतलब 80% प्रॉपर्टी वो सीधे सीधे किसके हाथ में आएगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगी। काम की चीज थी तो अंग्रेजों ने दिमाग दौड़ाया कहां पकड़ो, तो उन्होंने इस पॉइंट पे पकड़ा। ये डलहौजी की पॉलिसी आगे पढ़ोगे, बट उस पॉलिसी को जो सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था वो यही इंप्लीमेंट किया गया था जो आप लिख रहे हैं अभी। किसका नाम, कित्तूर वाला, चेन्नम्मा था। तो इसमें शादी लिखिए, सी वॉज मैरिड विद, बंदे का नाम है मल्ला सरजा, मल्ला सरजा, MAASARAJ, मल्ला सरजा, कित्तूर के राजा थे ये। तो यहां पर इन्होंने एक लड़के को गोद लिया है, उसका नाम है शिवलिंगप्पा। ये कौन हो गए, किंग। बंदे का जो लड़का है उसका नाम है शिवलिंगप्पा। शिव, ये क्या है इनका लड़का जिसको क्या किया था, एडॉप्ट किया था। इस चीज को ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। सब नाम ध्यान रखना, यूपी में आएंगे। शिवलिंगप्पा, इस नाम को ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि साहब हम अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके लड़के को, आपकी उसके लिए। तो जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट को कर दी। हाँ, एडॉप्टेड जो सन होगा वो किंग नहीं होगा, आपका ओरिजिनल सन वो बन जाएगा। तो 80% केसेस में नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो आपकी कभी ना कभी तो डेथ होगी, तो प्रॉपर्टी कहां से जाएगी, राजा से बच्चे में जाएगी, वो नहीं होगी, ये रूल हो गया। तो सीधी प्रॉपर्टी किसके हाथ में जाएगी, अगर आप अपनी विल बनाते नहीं हैं और मर जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी किसकी है, गवर्नमेंट की। अगर आप लिख के नहीं जाते हैं ना, जैसे आप अगर प्रॉपर्टी आपने खरीदी, घर पे फ्लैट खरीदा और उस फ्लैट की रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री में ना नॉमिनी डालते हैं, आपने नहीं डाली किसी रीजन से नॉमिनी, तो फ्लैट किसका हुआ, अगर आपने लिखा है, ठीक है। तो इसलिए स्पाउस या किसी को भी नॉमिनी कर देना चाहिए, हमेशा करे, बाई चांस वाली बात होती है ना, दिक्कत होती है। सेम कहानी हो सकता। तो गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया कि अगर लड़का नहीं है ओरिजिनल तो बात खत्म है, फिर वो हमारा ही है प्रॉपर्टी, ये सीधी बात है। अब 50-55 साल में अगर कोई गोद ले रहा, कितना जिएगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, खत्म। उसके बाद प्रॉपर्टी किसकी, हमारी। इसलिए डलहौजी ना दिमाग वाला बंदा बहुत बोला जाता था। नेक्स्ट रिवोल्ट, धर राव रिवोल्ट। नेक्स्ट रिवोल्ट, धर राव। नेक्स्ट रिवोल्ट, धर राव रिवोल्ट। नेक्स्ट रिवोल्ट, धर राव रिवोल्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है, डैश करके लिख लो, सतारा, डैश करके सतारा। नेक्स्ट रिवोल्ट, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। सावंतवाड़ी रिवोल्ट, मराठा, सावंतवाड़ी मराठा, 1844। जहां नीड होगी वहां डेट बता दूंगा, आई हुए जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गडकरी रिवोल्ट, गडकरी रिवोल्ट। गडकरी पूरा आपको मैं बता चुका हूं, बंदे का नाम बाबा जी अहिरकर, बाबा जी अहिरकर, बाबा जी अहिरकर लीडर के नाम, डन। ये हुए आपके, तुम्हारे कौन से चल रहे हैं अभी तक, सिविल रिवोल्ट। अब आओ, हटाऊं, हो गया। जो हाँ कॉमन लोगों ने जो किए थे, इसमें ऐसे इन्वॉल्वमेंट किसी प्रॉपर का नहीं आएगा। अब अगला जो आएगा वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। जैसे आप लोग रिलीजियस रिवोल्ट की हेडिंग डालो, तो इसका मतलब कौन इसमें आएगा, रिलीजन वाले। हो गया, हटाएं भाई, देवी सज्जनों। चलिए अगला ये धार्मिक रिवोल्ट, धार्मिक रिलीजियस रिवोल्ट। तो रिलीजियस में मैं आपको शायद लिस्ट लिखा चुका हूं, मे भी पागलपंथी, कुछ याद आ रहा है,
पागलपंथी वहां भी ये सब हुए हैं कि नहीं अभी? रिवोल्ट कोई से हुए हैं? कोई से नहीं हुए। चले कोई बात नहीं, आइए पहला आइए, सबसे पहले है, ध्यान से, पागल पंथी, ध्यान से, पंथी है, वो नहीं जो तुम्हारे दिमाग में आया, समझ गए? हाँ, ज्यादा पागलपंथी ना करो, वो पंथी होता है, सुने? और पागल पंथ, पंथ मतलब कम्युनिटी, तो नाम ही पागल पंथ है, ये पंथ है, ये लिखिए सेमी रिलीजियस कम्युनिटी, सेमी रिलीजियस कम्युनिटी है। लीडर का नाम करमसा, लीडर का नाम करमसा, और इसी का उत्तराधिकारी है टीपू, ध्यान से, टीपू शाह, ये उत्तराधिकारी। टीपू सुल्तान मत लिख लेना, टीपू शाह कई बार नाम आया है। सक्सेसर, 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 सक्सेसर है आपका। नेक्स्ट, वहाबी रिवोल्ट, नेक्स्ट रिवोल्ट वहाबी, नो नीड, वहाबी रिवोल्ट, वहाबी रिवोल्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान से लिखना इसका, वहाबी का, दारुल उल हर्ब, इसको दारुल उल इस्लाम, ये इसका क्या है, एम था, ध्यान से, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, सेम नाम हिंदी इंग्लिश, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, कुछ नहीं है, दारुल हर्ब का मतलब लिखिए, दारुल हर्ब का मतलब नॉर्मल शासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल कंट्री, सामान्य देश, और दारुल इस्लाम का मतलब समझ में आ गया होगा, इस्लामिक देश, इस्लामिक कंट्री, सिंपली नॉर्मल कंट्री को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना। तो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा मूवमेंट कैसा है, ये रेडिकल मूवमेंट होगा थोड़ा सा। बंदे का नाम, दो हटाओ इसको, दो नाम है, पहला नाम है इसमें वो है सैयद, सैयद अहमद बरेलवी, SAIYAD, सैयद AHAMAD, अहमद बरेलवी, फर्स्ट नेम, और दूसरा है मिर्जा अजीज, AJIJ, मिर्जा अजीज, ये दो लोग हैं, सैयद अहमद बरेलवी और मिर्जा अजीज, ठीक है, वहाबी मूवमेंट, ठीक है, इसको लिखेगा एंडेड इन 1863, इस मूवमेंट को 1863 में एंड किया गया। बंदे का नाम एक बार आया है चैम्बरलिन, CHEMBERLIN, चैम्बरलिन नाम का एक व्यक्ति है, ब्रिटिशर से ऑब्वियस है, उसने इसको खत्म किया, चैम्बरलिन, ठीक है। कोका रिवोल्ट तो शायद मैंने लिखाया था, कोका रिवोल्ट याद आ रहा, डन हो गया। चलो नेक्स्ट आओ, ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल मतलब आदिवासी विद्रोह, हमारे सेक्शन वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, आदिवासी विद्रोह। देखो आदिवासी विद्रोह का जो मेन रीजन आपको समझोगे वो कुछ है अभी भी, लगभग आपने सुना होगा नक्सल वाला इश्यू, लगभग सिमिलर ही कहानी है, जो आज का नक्सल का इश्यू है वही सेम इश्यू उसमें ट्राइबल है, कुछ है नहीं, लाइक कुछ इस तरीके समझिए, ये आपका क्या है, ट्राइबल एरिया। तो अगर ट्राइबल एरिया होगा तो लॉजिक बात ये होगी कि यहां पे क्या होंगे, फॉरेस्ट होंगे। अब यहां पे कंडीशन ये होगा, पहले आपकी सिचुएशन क्या चल रही थी,
नॉर्मल सिचुएशन में ये लोग यहां पे क्या हो रहे थे, रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हुआ क्या, हुआ कुछ कहानी कि यहां पे स्टेप में जो ब्रिटिशर्स थे, इन ब्रिटिशर्स लोगों का जो ध्यान था वो किधर की तरफ गया, इस एरिया की तरफ गया। लॉजिक बात है। अब यहां क्वेश्चन आएगा कि जो इन लोगों का ध्यान था वो वहां क्यों गया। अच्छा खासा तो यहां पे रह रहे थे, रीजन क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है क्या रीजन होगा, सोर्सेज। कौन से सोर्सेज, सीधी बात है, वुड एक सोर्स हो गया भाई। वन जो होते हैं फॉरेस्ट में 50 तरह की चीजें मिलती हैं, मेडिसिनल हो गया, ऑर्नामेंट 50 चीजें होती हैं, तो वो आपका सोर्सेज हो गया। अब होगा क्या, दूसरी चीज है, ये जो यहां का आपने देखा अभी तक जो जमीन, ये पेड़ ओड़ देखे, इनके नीचे की ये जो जमीन होगी ये सबसे ज्यादा क्या होगी, फर्टाइल होगी, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ माइनिंग। यहां पे क्या होने की संभावना भी है, हो सकता है नीचे उन्होंने खोजा, पता चला भाई इंडिया में झारखंड छत्तीसगढ़ वहीं से सबसे ज्यादा मिनरल्स निकलते हैं कि नहीं, और सबसे ज्यादा ट्राइबल है, हमारा कनेक्ट हो रहा। तो ये चीज हुई, पहली चीज माइनिंग, और दूसरा क्या हुआ, बाकी सोर्सेस। तो जब ऐसा होगा तो अब क्या होगा, तो लॉजिक बात है, अब ये लोग एक लेके जाएंगे पॉलिसी, किसके लिए, यहां के लोगों के लिए। इस पॉलिसी में, ब्रिटिशर्स का बता रहा हूं, इस पॉलिसी में था कि जो आप अपनी जमीन है उस जमीन को क्या कर दीजिए, हमें दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी वेस्ट पड़ी, आप उस जमीन पे खेती तो कर रहे हो, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हो, जमीन हमें दे दो। अगर आप हमें जमीन देते हैं तो इसके पीछे के दो रीजन रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहला, हम यहां पे लगाएंगे इंडस्ट्री, और दूसरा, अगर मैं इंडस्ट्री नहीं लगाता हूं तो जो सोर्सेज हमें मिलेंगे मुझे, उसको मैं क्या करूंगा, मार्केट में सेल, और उसमें आपको क्या दूंगा, मैं प्रॉफिट दूंगा, हिस्सा दूंगा आपकी उसमें, जो भी होगा, समझ रहे हैं। ये दोनों प्रपोजल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर करने की तुलना में बेहतर है। मैं बैठे बैठे तो काम हो रहा है, मगर फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आज के समय नक्सल का है, और सोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट उस समय के ब्रिटिशर्स का है, सेम ही चीज है भाई। अब आपके पास ऑप्शन क्या, आप सिंपल समझो, तुम्हारी जमीन यहां पर है, मान लीजिए 2 एकड़, तुम्हारी खुद की जमीन। अब इस 2 एकड़ जमीन में अभी आप राइट नाउ खाली खेती कर रहे हो, और पूरी जमीन पे आप अकेले तो कर नहीं पाओगे, वो खाली पड़ी हुई है। एक बंदा प्रपोजल लेकर के आता कि भाई साहब जमीन मेरे को कर दो, लीज पे दे दो, नाम लिख दो बस जमीन पे, उस पे खेती मैं करूंगा, मेरी कंपनी आएगी, वो सब करेगी, और उसका जो फाइनली सेल करेंगे उसमें 60 आपका, 40 मेरा, या 40 मेरा 60, जैसा सिचुएशन होगी वैसे मैं करूंगा। तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा, सही है कि गलत प्रपोजल, सही प्रपोजल, गलत नहीं। इस प्रपोजल में दिक्कत यह है कि अगर आपने सोर्सेस को सेल किया और उसके बाद आपने डिनाई कर दिया क्या, कि मैं आपको प्रॉफिट नहीं दूंगा, अब दिक्कत यह है कि आप करेंगे क्या, आपके ये अब सेम सिचुएशन को ब्रिटिशर्स के समझ, उस समय के जो राजा थे जब वो कुछ नहीं कर पाए तो ट्राइबल क्या कर पाएंगे, सोचने वाली बात थी। तो लॉजिक सीधे सीधे मतलब हुआ कि इन लोगों की जमीन पे इलीगल तरीके से कब्जा किया गया, और इस जमीन को ब्रिटिशर्स ने अपने लिए यूटिलाइज किया, और प्रॉफिट को शेयर नहीं किया। जब प्रॉफिट को शेयर नहीं किया तो लॉजिक बात है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने शांत हो गए, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या शुरू किया, रिवोल्ट शुरू किया। तो जो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो बाहर के लोग, इसीलिए जो आउटरनल लोग आए थे, आउटरनल कौन होंगे, इनको नाम दिया गया है दिकू। ध्यान से, क्या नाम है, दिकू। ये वो लोग हैं, पूछा हुआ प्रीलिम्स में कि दिकू का मतलब क्या होता है, तो दिकू समझ में आ गया कौन होंगे, जो एक्सटर्नल कोई भी जो ट्राइबल बेल्ट में जाएगा। अब सिचुएशन क्या होगी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बस मॉडर्न सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में आप ब्रिटिशर्स की जगह कंपनी डाल दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ब्रिटिशर्स की जगह किसको रिप्लेस करो, कंपनीज को, वही रीजन है इसका, समझ में आ गया रीजन, बस एकमात्र रीजन है, बट डिफरेंस क्या आ गया, अंग्रेजों की जगह कंपनीज चलेगी। सबसे फेमस कंपनी है वेदांता, बहुत सारी कंपनीज थी, इसमें सबसे बड़ा फेलियर किसका होगा, गवर्नमेंट का, नक्सल वाले में। बस सीधी बात है, क्योंकि इसमें बीच में कौन है मीडिएटर, गवर्नमेंट ना। एक प्राइवेट कंपनी एक लैंड पे जा रही है और डील कर रही है, तो बीच में कौन है, सरकार होनी चाहिए, लेकिन बीच में सरकार का इसका मतलब क्या है, मिली भगत है।
इसीलिए नक्सल का बहुत छोटा सा इश्यू था। अब नक्सल क्या है, नक्सलबाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है वेस्ट बंगाल में। उस गांव के एक छोटा सा इश्यू आज के समय के 9 स्टेट और 244 डिस्ट्रिक्ट में ये मैटर फैल गया है। कुछ समझ में आ रहा? मतलब तुम्हारी उंगली में हल्का सा एक छोटा सा कट लगा होगा कील से, और तुमने ध्यान नहीं दिया, आज वो पूरे शरीर का कैंसर हो गया है। उसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर। आपको अगर मोटा मोटी में दिखाऊं खाली बस कि आज का नक्सल की समस्या क्या है, तो देखो सरकार क्यों बेचारी, किसने, नक्सलवाड़ी उस समय, अभी की बात कर रही हो अंग्रेजों के लिए, ये है देखो। सोचो जो समस्या कहां स्टार्ट होती है, एक छोटे से गांव में समस्या शुरू हुई। खुल गया? कहां गया वो? कुछ खुला नहीं। ये कोई भी एक ले लीजिए, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा कॉरिडोर तुम्हारा क्या है, नक्सल है। कहां से शुरू हुआ था, ये दिख रहा है वेस्ट बंगाल। इस वेस्ट बंगाल के यहां साइड में एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी नाम का, वहां पे ये समस्या आई थी। वहां के कुछ किसान थे, जिन किसानों की जमीन को किसने ले लिया था, बेसिकली बाय द फॉरेन कंपनी। उस कंपनी लिया और उनको नहीं दिया, तो उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया। दिक्कत ये हुई कि उस समय वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत हल्के में लिया इस चीज को लेकर के। अरे यार कितने लोग क्या कर लेंगे रिवोल्ट लेकर के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंडिया के अगेंस्ट में कुछ इस तरीके का माहौल बनते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हुआ मूवमेंट, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा तो सपोर्ट कौन करेंगे, हमारे दुश्मन तैयार है, इसीलिए वेट कर रहे हैं। तुम्हारे एनिमी कौन है, पड़ोस देखो कहां पर, इधर कौन है, बांग्लादेश, ऊपर कौन है, तो सीधी बात पाकिस्तान का सपोर्ट है इधर साइड में। तो ये सारा, तो सीधी बात है क्या चाहिए आपको, वेपन्स भर भर के। तो जितना वेपन्स और फंडिंग थी वो यहां से आई, तो ये मैटर यहां से शुरू होकर के आज देख लो कहां पूरा इंडिया कवर हो चुका है। और अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपके पूरे शरीर में कैंसर फैल जाएगा तो आप कितने ऑर्गन काटोगे अपने, काटो, समझ रहे हो। शुरू में अगर आपके इस फिंगर में था, इस फिंगर को काट कर सकते थे, आपकी 4 फिंगर बचती, लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, पूरे शरीर के ऑलमोस्ट सभी जगह फैल गया आपका। 80% ऑफ बॉडी आपका होगा। सोचो 255 डिस्ट्रिक्ट, 9 स्टेट, इंडिया में कुल डिस्ट्रिक्ट हैं 750, करीब 750। तो 750 में लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट में हो चुका ये इश्यू, क्या नाम, नक्सली वाला। करो समाप्त, खत्म करो, कैसे करोगे, समझ रहे हो। इसलिए सबसे बड़ा फेल्योर इसमें किसका है, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ज्यादातर अगर आप नाम लेंगे तो किसका, कांग्रेस का, क्योंकि सीधी बात है इसके अंदर सपोर्ट होगा इन लोगों का। और ये लोग कौन है, इधर से जो बांग्लादेश है, इलीगल माइग्रेंट्स वहां से आ रखे हैं, सीधी बात है यहाँ पे। तो बंटाधार तो कायदे में किया है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलो समझ में आया भैया, खैर वापस आइए, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा रीजन रहा किसका, नक्सल मूवमेंट का रीजन रहा। कल देख लीजिए कश्मीर में और लखनऊ में मार्च निकला है, वो बंदा नहीं उसको इजराइल ने निपटाया है, हिजबुल्लाह का हेड है, उसके सपोर्ट में ब्लैक 3 दिन तक सिया लोग वो रखेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो महबूबा मुफ्ती हैं वो 1 दिन का उपवास रख रही हैं। क्यों फास्ट रख रही हैं, क्योंकि एक नहीं शहीद हो गया, मार्टर का उसको रैंक दी जा रही है, समझ रहे भाई साहब। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घरों में ही लोग बैठे हैं। इसलिए बहुत अच्छी स्टोरी है, सरफरोश मूवी देखियो। सरफरोश में जब वो रेड मारने जाता है, याद आ गया, आमिर खान के साथ रेड मारता है, तो वो नहीं पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है, तो डीआईजी आके देखता है, कह रहा यार इतने सारे वेपन्स। तो वो क्या कहता है, जो उसका इंस्पेक्टर है, नहीं इसकी अच्छी खासी बॉडी है, समझ गए, मुकेश ऋषि क्या नाम है उसका, वो क्या बोलता है कि सर हमारे दुश्मन बहुत लकी हैं, उनको खाली वहां से क्या भेजना है, हथियार भेजने हैं, हाथ हमारे यहाँ है। ये रियलिटी भाई साहब। तो हमारे घरों में बैठा है, उसमें मोदी जी और अमित शाह कितना कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे। मोदी जी आज हैं कल नहीं है, तो इसमें समझ रहे हैं भाई साहब चीजों को लेकर। कल देखो बहुत सारे गलत गलत स्टेटमेंट आ रहे चीजों को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं देख लें, थोड़ा माहौल चला ही रहा है। आज बैन कर दिया ना उसने वो बुलडोजर वाला, आज से हो गया ना कि अब आप केवल जो पब्लिक प्लेसेस, अगर वहां पे कोई आपका हो रखा है इंक्रोचमेंट, तो वहां पे आपका होगा, ठीक है। चलो कर ये समझ में आ गया, नोट करना है, किसी को करना है नोट, इसको करना है तो कर लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं, सेम चीज आप जानते हैं इसमें। अरे यार कल 2 अक्टूबर है, तो सबकी छुट्टी होगी, लेकिन ओपन नहीं कर सकते, ये समस्या है यार, नेशनल हॉलीडे बड़ी दिक्कत है यार, एनएच वाले दिन खोलना ना। ठीक है, ये हो रखा है ना, चल रहा है पूरा पूरा। अरे मतलब जो टॉपिक चल रहे हैं पीछे के होते चल रहे हैं ना, हिस्ट्री उस्ट्री जितने भी हो रखे हैं टॉपिक, ठीक है, ये हो गया। अब आओ ट्राइबल रिवोल्ट में करके 1 by 1। पहले तो डीकू का मतलब समझ में आ गया क्या होते हैं,
एक्सटर्नल लोग हैं। दूसरा या लिख लो रीजंस, रीजंस लिखो, मतलब ट्राइबल रिवोल्ट के स्पेशली रीजन 2-3 बार आ रखे हैं, तो मैं आपको दे दे रहा हूं फटाफट। ट्राइबल रिवोल्ट का पहला रीजन है कॉन्सेप्ट ऑफ दीकू। दूसरा डेवलपमेंट वर्क, विकास वाले कार्य, विकास कार्य अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए। डेवलपमेंट वर्क। नेक्स्ट लेबर, बॉन्डेड लेबर। नेक्स्ट क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। झूम एग्रीकल्चर, झूम एग्रीकल्चर को बैन करना। और टैक्सेशन इन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया।